3 जून 2026 दिन बुधवार एक ब्रेकिंग न्यूज आती है जो इंडियन इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को हिला कर रख देती है। क्या भारत में हर्षद मेहता से भी एक बड़ा स्कैम हुआ है? अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है, यानी महा घोटाला। सेबी का आरोप इतना बड़ा है कि सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। क्योंकि इसमें इतनी बड़ी रकम शामिल है जितना कई देशों का सालाना बजट भी नहीं होता। उस ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक सेबी हरकत में आई, एक इंटरिम ऑर्डर निकला और एलिगेशन लगा एक ऐसी कंपनी पर जो हमारे देश की सबसे बड़ी गोल्ड प्रोसेसिंग कंपनीज में से एक है। और एक हैरत की बात बताऊं, ये जो भी इस कंपनी में चल रहा था, इसकी शुरुआत हुई एक इन्वेस्टर की कंप्लेंट से। तो यहाँ पर 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है सेबी, जो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है। 2, एक ऐसी कंपनी जो देश की सबसे बड़ी गोल्ड प्रोसेसिंग कंपनीज में से एक है। और 3, गड़बड़ ढूंढता है एक रिटेल इन्वेस्टर, आप मेरे जैसा। कंपनी का नाम राजेश एक्सपोर्ट्स, एक ऐसा नाम जो कल तक भारत की गोल्ड मार्केट का बेताज बादशाह माना जाता था। कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट। गोल्ड किंग कहे जाने वाले राजेश मेहता पर 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित हेराफेरी का आरोप लगा। 1992 में हुए हर्षद मेहता घोटाले से 375 गुना बड़ा घोटाला माना जा रहा है। और एलिगेशन 15 लाख करोड़ का मैनिपुलेशन। जी हाँ, यानी इंडिया की टोटल जीडीपी का कम से कम 4%। इनफैक्ट ये नंबर इतना बड़ा है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू से भी ये नंबर ज्यादा है, जिसका रेवेन्यू इस फाइनेंशियल ईयर में था 10.7 लाख करोड़ का। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेबी ने जो आरोप इस कंपनी पर किए हैं, कैसे कंपनी पिछले 5-6 सालों से उस चीज से बचती रही। दूसरा, कंपनी ने अपना रेवेन्यू इतना ज्यादा चुपचाप कैसे बना लिया। और तीसरा, इस कंट्रोवर्सी का रिटेल इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही इस वीडियो में हम मोडस ऑपरेंडी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस चीज को अंजाम दिया गया और साथ ही कैसे चुपचाप इतना बड़ा रेवेन्यू दिखाया गया। तो कंपनी की शुरुआत होती है 1989 में बेंगलोर में, जहां एक मिडिल क्लास जैन फैमिली के 2 लड़के राजेश मेहता और प्रशांत मेहता अपने पिताजी का एक छोटा सा ज्वेलरी बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं और सेटअप करते हैं अपने गैराज में एक छोटी सी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां सिर्फ 10 लोग काम कर सकते थे। बिजनेस काफी सिंपल था, रॉ सोने को रिफाइन करो, उसकी ज्वेलरी बनाओ और फिर उसे बेचो। और ये चीज इतनी सक्सेसफुल रही कि बिजनेस शुरू करने के सिर्फ 1 साल बाद यानी 1990 में कंपनी बेंगलोर में ही अपना पहला रिटेल यूनिट खोलती है और तेजी से एक्सपांड करना शुरू करती है। इसी तरह कंपनी के सक्सेसफुल 10 साल बीत जाते हैं और साल 2001 में कंपनी बेंगलोर में ही एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपनी एस्टेब्लिश करती है। यहाँ से कंपनी और तेजी से आगे बढ़ने लगती है और गोल्ड की पूरी वैल्यू चेन में कंपनी अपना मजबूत स्थान बना लेती है। यानी गोल्ड को सोर्स करने से लेकर उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचने तक सारी चीजें। अब साल 2015 आता है और कंपनी एक ऐसा कदम उठाती है जो उसे ग्लोबल मैप पर लाकर खड़ा कर देता है। कंपनी एक्वायर करती है स्विट्जरलैंड बेस्ड दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनर वैलकैम्बी को, वो भी $400 मिलियन के वैल्यूएशन पर। और यही से चीजें इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि कंपनी को जो अक्वायर किया गया वो 3 लेयर्स में किया गया। कंपनी अपनी सिंगापुर की सब्सिडरी कंपनी REL सिंगापुर PT लिमिटेड के जरिए वैलकैम्बी की पेरेंट कंपनी को खरीद लेती है। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस टाइम वैलकैम्बी का रेवेन्यू जो था वो $38 बिलियन का था, यानी उस टाइम लगभग 2.5 लाख करोड़ का। लेकिन इस कंपनी को राजेश एक्सपोर्ट्स ने कितने रुपए में खरीद लिया? मात्र 2800 करोड़ रुपीस में। इस डिटेल को आप याद रखना क्योंकि इसका हमें आगे काम पड़ेगा। तो अब तक हमने समझा कि कैसे एक कंपनी जो छोटे से गराज से शुरू हुई, कैसे वो एक बहुत बड़ी कंपनी में तब्दील हुई और इतनी बड़ी हो गई कि जल्दी LIC जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी इसमें अपना पैसा लगाया, जो देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में से एक है। पर यहाँ पर आप एक चीज समझो, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है राजेश एक्सपोर्ट का पिछले कुछ सालों का रेवेन्यू, यानी कितने रुपए का माल उन्होंने बेचा। और ये जो नंबर है ये काफी बड़े हैं और काफी क्रेजी है। 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 7.5 लाख करोड़ के भी ऊपर। तो नेचुरली लगता है कि कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमा रही होगी। लेकिन जो गोल्ड रिफाइनिंग इंडस्ट्री है ना, वहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच का रिलेशन थोड़ा अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ कि आपने 100 रुपीज का सोना खरीदा और उसे प्रोसेस करके आपने 101 रुपए में बेच दिया। आपका रेवेन्यू कितना हुआ? 101 रुपए, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट सिर्फ 1 रुपया। जो गोल्ड रिफाइनर्स होते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और इसीलिए जब भी आप किसी गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो प्रॉफिट और रेवेन्यू में बहुत बड़ा फासला आपको दिखेगा। और इसी वजह से राजेश एक्सपोर्ट जैसी कंपनीज लाखों करोड़ों का रेवेन्यू बता सकती है बिना लाखों करोड़ों का प्रॉफिट बनाए। ये पॉइंट भी आप याद रखना क्योंकि आगे कंट्रोवर्सी में ये चीज भी आपको काम में आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी स्पेशल मीडिया ऑफर बिल्कुल मिस मत कीजिए।
हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट पर सबसे बम्पर डिस्काउंट अभी चल रहा है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर रहेंगे, मिलीनियर से लेकर बिलियनियर तक देख लो, यूएस के मिस्टर बफेट से लेकर इंडिया के मिस्टर राकेश झुनझुनवाला तक देख लो, सबके सक्सेस में एक स्ट्रैटेजी कॉमन रही है और वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग की, यानी कि महंगी चीजों को सस्ते दामों में खरीदना। जनरली आप देखते होंगे कि आपने शेयर खरीद लिया फिर तुरंत वो गिरने लगता है। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आम इन्वेस्टर्स बहुत महंगे वैल्यूएशन पर शेयर खरीदते हैं बिना वैल्यूएशन को समझे। वो बस शेयर प्राइस मूवमेंट पर ध्यान देते कि कोई शेयर गिर गया ले लो, बहुत बढ़ गया ले लो। बाद में पता चल जाता है कि कुछ तो गलत हुआ। तो गलती वैल्यूएशन में होती है। अब जब बहुत सारे लोगों की इसकी रिक्वेस्ट आई तो हमने इस पर काम करना शुरू किया तो पता चला कि इंडिया में ये कोई सिखाता ही नहीं है, जबकि यूएस जैसी कंट्रीज में कई सारे एवेन्यूज हैं इन चीज़ों को सीखने के। तो इस कोहॉर्ट में वैल्यू इन्वेस्टिंग की सातों स्ट्रैटेजीज आपको सीखने मिलती है, जिसमें सिगार बट जैसी बेसिक स्ट्रैटेजी से लेकर डीसीएफ जैसी एडवांस स्ट्रैटेजीज इंक्लूड है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। 3 महीने का ये वीकेंड प्रोग्राम है जो कोई भी अटेंड कर सकता है और इसकी खासियत यह है कि इतना प्रैक्टिकली समझाया जाता है कि कोई नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का व्यक्ति भी बड़े आसानी से वैल्यू इन्वेस्टिंग में मास्टरी हासिल कर सकता है। और तो और यहाँ पर आपका स्टॉक मार्केट बिगिनर टू एडवांस भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस कोहॉर्ट के साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस 3.0 भी फ्री में मिल रहा है। तो इस कोहॉर्ट को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिएगा फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद हमारा 40 मिनट का फ्री काउंसलिंग सेशन ज्वाइन कीजिए, जहां पर इस कोहॉर्ट के बारे में सारी चीज़ें, सिलेबस एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। और उसके बाद हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को एज ए वैल्यू इन्वेस्टर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो स्पेशल डिस्काउंट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब राजेश एक्सपोर्ट्स के लिए सभी चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी, तभी 11 मार्च 2024 एक ऐसे डेट जो शायद राजेश एक्सपोर्ट्स के लिए सब कुछ बदलने वाली थी, क्योंकि इसी दिन सेबी के पास एक ईमेल आती है जो ना किसी म्यूचुअल फंड से थी, ना किसी हेज फंड से, ना ही किसी फॉरेंसिक ऑडिटर से, बल्कि एक शेयर होल्डर से जिसने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को काफी डिटेल में पढ़ा था। उसने नोटिस किया कि कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो 2 साल से पेंडिंग थे। अब यहाँ पर 1 सेकंड रुकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेड रिसीवेबल समझ गए तो आप पूरी कंट्रोवर्सी भी आसानी से समझ लेंगे। अब मान लीजिए आप एक ज्वेलरी बिजनेसमैन हो, आपने किसी कस्टमर को 1 करोड़ रुपए का सोना बेच दिया। कस्टमर ने माल तो लिया लेकिन बोला कि पैसे मैं बाद में दे दूंगा। अब अकाउंटिंग के हिसाब से सेल तो हो चुकी है, रेवेन्यू भी बुक में आ गया है, लेकिन पैसा अभी तक अकाउंट में नहीं आया है। अब ये जो पैसा कस्टमर से आना बाकी है, फाइनेंस की लैंग्वेज में इसे कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। सिंपल शब्दों में कस्टमर का उधार। अब नॉर्मली बिजनेस में ऐसा होता रहता है, कोई कस्टमर 1 महीना पैसा नहीं देता है, कोई 2-3 महीना भी नहीं देता है, लेकिन जब पेमेंट सालों तक अटक जाए तो नेचुरली सवाल उठने लगते हैं और शक बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही चीज राजेश एक्सपोर्ट के केस में हुई। तो शेयर होल्डर ने सोचा कि अगर राजेश एक्सपोर्ट्स के 2 साल से पुराने पैसे नहीं आ रहे, मतलब या तो बिजनेस प्रॉब्लम में है या फिर कंपनी शायद कुछ गड़बड़ कर रही है। क्योंकि एक कॉमन पैटर्न है बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज में कि रेवेन्यू दिखा देते हैं, सेल्स भी दिखा देते हैं, लेकिन वो पैसा कभी कंपनी के पास बाद में आता ही नहीं है। अब राजेश एक्सपोर्ट्स के ये थोड़े डाउटफुल अकाउंट्स देखकर उस शेयर होल्डर ने सेबी को ईमेल लिख दिया। ईमेल लिखते वक्त शायद उसे भी ये अंदाजा नहीं था कि उसकी एक कंप्लेंट आने वाले टाइम में कंपनी की 15 लाख करोड़ रुपए की एलिजिड रेवेन्यू मैनिपुलेशन तक पहुंचने वाली है। सेबी ने ईमेल को देखा, अलर्ट हुई और काम करना शुरू किया। अब बात यह कि सेबी किसी भी कंपनी को सिर्फ डाउट के आधार पर गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर सकती, उन्हें चाहिए थे एविडेंस। तो उन्होंने राजेश एक्सपोर्ट से कुछ चीजें मांगी। कस्टमर की लिस्ट आप दे दो, यानी किन्होंने आपसे गोल्ड खरीदा, सेल्स की इनवॉइस आप भेज दो, वेंडर डिटेल्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ईआरपी और सब्सिडरी के डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें। यानी इन शॉर्ट सेबी कंपनी ने फाइल किए हुए नंबर्स को क्रॉस चेक करना चाहती थी। पर उन्हें कंपनी की तरफ से मिलता क्या है? तो सेबी का कहना है कि उन्हें आधे अधूरे आंसर्स मिले, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिला और राजेश एक्सपोर्ट्स के कई सारे एक्सक्यूजेस। अब यहाँ पर जब सेबी को आधे अधूरे जवाब मिलने लगे, सेबी का डाउट और बढ़ गया और अब वो सिर्फ रिसीवेबल्स पर नहीं रुके, उन्होंने कंपनी के पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को ही खोलना शुरू किया। कंपनी के अंदर कंपनी, सब्सिडरी के अंदर सब्सिडरी, सिंगापुर एंटिटीज, स्विट्जरलैंड वाली एंटिटीज, सारी। और सेबी जब डिटेल में जाने लगी, उन्हें पता चला कि ये सिर्फ रिसीवेबल्स का इशू नहीं है, यहाँ पर एलिजिडली एक रेवेन्यू मैनिपुलेशन हुआ है। कितने का? तो 15,15,000 करोड़ का। सेबी के मुताबिक 2021 से लेकर 2025 के बीच राजेश एक्सपोर्ट्स ग्रुप ने लगभग 15.45 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया और इसमें से 99% रेवेन्यू इंडिया के बाहर की उनकी जो सब्सिडरी कंपनीज थी वहां से आता हुआ दिखाया गया। अब यहाँ पर सेबी को इस रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने में दिक्कत आ रही थी और सेबी के अकॉर्डिंग इतने बड़े रेवेन्यू के सपोर्ट में जो रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन था वो पूरा एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। और दूसरा, याद है ना अपना वेलकम भी, जिसके हमने थोड़े टाइम पहले बात की, वही स्विट्जरलैंड वाली रिफाइनरी जिसे राजेश एक्सपोर्ट्स ने 2015 में
सिर्फ 2800 करोड़ में अक्वायर किया था। मैंने कहा था आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, तो अब देखिए आप ट्विस्ट। एक तरफ राजेश एक्सपोर्ट अपने ग्रुप लेवल पर यानी अपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में लाखों करोड़ों के रेवेन्यू बता रहा था, लेकिन जब सेबी ने वेलकम बी के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट्स देखे, यानी सिर्फ उस सब्सिडरी ने कितना रेवेन्यू कमाया, ये जब उन्होंने देखा तो वो उन्हें काफी छोटा नजर आया, सिर्फ 500 से 700 करोड़ रुपए का। अब कंपनी की तरफ से इस पर एक्सप्लेनेशन जो दिया गया वो काफी शॉकिंग था कि वेलकम बी अपनी बुक्स में मेनली प्रोसेसिंग इनकम रिपोर्ट करती है, जबकि ग्रुप लेवल रिपोर्टिंग में गोल्ड की पूरी वैल्यू इंक्लूड की जाती है। अब थियरी लेवल पर अगर बात करें तो इंटरेस्टिंगली ये एक्सप्लेनेशन पॉसिबल भी है, लेकिन फिर सेबी का कहना था कि इस डिफरेंस को क्लियरली रिकंसाइल करने वाले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और वर्किंग पेपर्स प्रोवाइड नहीं किए गए। तो भाई हम कैसे मान ले? अब तीसरा ऑब्जर्वेशन, सेबी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और चीज नजर आती है जो शायद इस पूरे केस की सबसे शॉकिंग चीज थी। एक कंपनी जिसका नाम था एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड। सेबी के मुताबिक राजेश एक्सपोर्ट्स ग्रुप के रिकॉर्ड में एफ्लुएंस के साथ लगभग 23,000 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शंस दिख रहे थे, जिसमें से लगभग 11,000 करोड़ रुपए की सेल्स और लगभग 11,000 करोड़ रुपए के परचेसेस, यानी कुल मिलाकर 23,000 करोड़ का बिजनेस। अब नेचुरली दो कंपनीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो दोनों कंपनीज में ये चीज दिखनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। जब सेबी ने एफ्लुएंस को कांटेक्ट किया और इस पर इंफॉर्मेशन मांगी तो कंपनी का कहना था कि ऐसा ट्रांजैक्शन कभी हुआ ही नहीं है और ना ही राजेश एक्सपोर्ट्स हमारे क्लाइंट है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, ये सेबी के ऑर्डर में लिखी हुई ऑब्जर्वेशन है, फाइनल ऑर्डर नहीं, लेकिन सेबी के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। यहाँ से चीजें उनके लिए तो बड़ी क्लियर हो गई, यानी कि जो स्टोरी डाउटफुल रेवेन्यू से स्टार्ट हुई अब वो फेक ट्रांजैक्शन तक आ पहुंची थी। अब सेबी एक और स्टेप आगे बढ़ती है और जहाँ पहुंचती है कंपनी के चेयरमैन राजेश मेहता के बैंक अकाउंट्स तक, क्योंकि उनके रिलेटेड डाउट्स अब बढ़ रहे थे। अब राजेश मेहता के ट्रांजैक्शन चेक करते करते सेबी को पता चलता है कि कंपनी के लगभग 7.5 करोड़ रुपए एलिजेडली राजेश मेहता के पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट हुए और उन पैसों का इस्तेमाल किस चीज के लिए हुआ? डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करने के लिए, F&O करने के लिए। सबसे बड़ी बात, सेबी को इसके सपोर्ट में रिक्वायर्ड बोर्ड अप्रूवल्स और कोई प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं मिले। अब यहाँ पर चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत आगे जाकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस तक आ चुकी थी, यानी कि कंपनी के आम शेयर होल्डर्स का पैसा बिजनेस के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए यूज किया गया। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद सेबी ने अब तक कंपनी को फ्रॉड डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि ये एक इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं। यानी इन्वेस्टिगेशन अभी भी शुरू है, कंपनी को अभी अपनी साइड रखने का पूरा अधिकार है, कंपनी एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकती है, एक्सप्लेनेशन दे सकती है, और ये चीज हो भी रही है। राजेश मेहता टीवी इंटरव्यूज में अपनी साइड रख रहे हैं, क्योंकि इसे फ्रॉड प्रूव करने के लिए सेबी को और डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा ताकि वो इसे प्रॉपरली प्रूव कर पाए। इससे इस वीडियो का पर्पस किसी को कन्विट करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि रेगुलेटर ने क्या ऑब्जर्व किया और मार्केट ने इस ऑब्जर्वेशन पर काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दी है, और दे भी क्यों ना, क्योंकि जो चीजें बाहर आई है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। काफी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि अब तक ऑडिटर्स क्या कर रहे थे, रेटिंग एजेंसीज क्या कर रही थी, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर तो डिसाइड करता है कि कंपनी अच्छी है या नहीं। अगर वही मैनिपुलेटेड है तो फिर एनालिसिस करने का मतलब क्या रहा और मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या रहा। तो अगर यहाँ पर आने वाले टाइम में इस फ्रॉड पर फाइनल ऑर्डर आती है और प्रमोटर्स पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होती है, जैसे कि उन्हें जेल में डालना, तो मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पर उसका बहुत बड़ा असर होगा। और सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि बाहर के इन्वेस्टर्स भी इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले कतराएंगे, क्योंकि 15 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 4% अगर आप इसी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हो तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब पिछले कुछ सालों में कंपनी के शेयर प्राइस भी यहाँ पर 800 रुपए से 100 रुपीज पर आ गई। उसमें से मेन कारण ये भी था कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% से भी कम हो गया था, और साथ ही पिछले 3 सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 90% से गिर चुका था। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं फंसे, LIC जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, कई सारे FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर गंदे तरीके से स्टॉक में फंसे हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो FII इस तरह की चीजें होने के बाद अगर सेबी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन कंपनी पर नहीं लेती है तो फिर वापस इंडिया में इन्वेस्ट भी करेंगे। साथ ही सेबी ने कंपनी के ऑडिटर्स पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। ऑडिटर्स के नाम है PV रमना रेड्डी एंड कंपनी एंड BSDN कंपनी के पार्टनर PL वेंकटाद्री। तो आई होप इस वीडियो के जरिए आपको ये पूरा केस समझ में आया और किस तरह से एलिजेडली राजेश एक्सपोर्ट्स ने ये सारी चीज एग्जीक्यूट की, उसकी भी आइडिया अच्छे से आ गई। अगर आपको भी इसी तरह किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डाउट है तो आप भी जरूर सेबी को ईमेल लिखिए, क्या पता कल जाकर इस कंपनी जैसे और केसेस इंडिया में खुल जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाते जाते इकाशी प्रो को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि राजेश एक्सपोर्ट्स का ये मामला उन्हें भी आसान भाषा में समझ में आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।